हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल स्वास्थ्य का मोटिवेट्स। कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं। आई होप कि सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना? क्योंकि ठंड का मौसम आ गया है, लेजीनेस भी आ गई है, साथ साथ सर्दी जुकाम भी आ गया है साथ साथ। कोई बात नहीं, बट फिर भी आपको पढ़ाई करनी है ना? चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज, जो कि इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है, इंडिया और चाइना के बारे में। इंडिया और चाइना के बारे में आप सभी को पता होगा, आप लोग पढ़ भी रहे होंगे कई दिनों से नहीं, एक्चुअली कई सालों से। क्योंकि हुआ क्या है, 2020 से लगातार इंडिया और चाइना के रिलेशन कुछ खास चल नहीं रहे हैं। लगातार इनके रिलेशंस बिगड़ते जा रहे हैं। साथ ही कई बार स्टैंड ऑफ भी हो चुका है ऑन दी बॉर्डर, इंडो चाइना बॉर्डर, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? LAC के नाम से जानते हैं, है ना? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में आपने सुना होगा कि चाइना ने बहुत सारे विलेजेस को ऑक्यूपाई कर लिया था, टेंट वगैरह वहां पे लगा लिए थे। उसी के बाद चाइना अरुणाचल प्रदेश को अपना बताता है। तो काफी सारी चीजें हैं जो कि इंडिया और चाइना के रिलेशन को लगातार अफेक्ट कर रही हैं सिंस 2020, है ना? तो अब हुआ क्या है कि अब अगला स्टेप क्या लिया जाए, किस तरीके से इंडिया और चाइना के रिलेशन को ऑन दी ट्रैक लेके आया जाए, इसके रिगार्डिंग हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जिनका नाम है S. जयशंकर जी, इन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं। S. जयशंकर जी, इन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं कि किस तरीके से हम ऑन ट्रैक लेके आ सकते हैं चाइना और भारत की कंडीशन को, सिचुएशन को। ये यहाँ पे इमेज में आपको दिख रहे होंगे, डॉक्टर S. जयशंकर जी। इन्होंने क्लियरली कहा है कि अगर हमें पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करनी है ऑन द बॉर्डर, तो हमें अपने रिलेशन को थोड़ा और आगे लेकर के आना होगा। LAC के रिगार्डिंग काफी बार बातचीत भी हो चुकी है इंडिया और चाइना बॉर्डर पे, बट फिर भी कुछ उसका आउटकम एज सच निकल करके आया नहीं है। हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जी हैं, इन्होंने मीट भी किया था वैंग ई के साथ कि किस तरीके से और बेहतर इंडिया और चाइना के रिलेशन को बनाया जा सकता है, बट स्टिल वो कुछ भी वर्क नहीं किया है। और हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर एट प्रेजेंट, फॉरेन सेक्रेटरी एक्चुअली, नॉट फॉरेन मिनिस्टर, उनका नाम है विक्रम मिस्री जी, ये भी वर्क कर रहे हैं कि किस तरीके से और बेहतर रिलेशंस को करा जाए। सो इस न्यूज़ से केवल आपको चाइना के बारे में जानना है, क्योंकि अब देखिए चाइना न्यूज़ में आया है तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि इंडिया और चाइना के बॉर्डर को हम लोग LAC के नाम से जानते हैं, व्हिच इज़ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, है ना? अभी मैप में आपको दिखाती हूँ मैं। हियर इट इज़ मैप। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये रहा चाइना, ये चाइना है। चाइना जो है ना अपना, ये इंडिया है ना, ये अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन है, यहाँ से बॉर्डर शेयर करता है, इसको भी LAC के नाम से जानते हैं। साथ ही लद्दाख वाले रीजन से भी बॉर्डर शेयर करता है, तो इन दोनों जगह को हम लोग LAC के नाम से जानते हैं, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। साथ ही चाइना एशिया की कंट्री है, बहुत सारी अदर कंट्रीज के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। आप यहाँ देख सकते हो मंगोलिया, कजाकिस्तान, रशिया से बॉर्डर शेयर करता है, किर्गिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है, अपने प्यारे भारत से बॉर्डर शेयर करता है। सो देयर आर सो मेनी कंट्रीज जिससे चाइना बॉर्डर शेयर करता है। आपको पता होगा चाइना की कैपिटल क्या है? चाइना की कैपिटल है बीजिंग। बीजिंग में चाइना की कैपिटल है, और बहुत ही फेमस सिटी चाइना की जो कि शंघाई है ना? द मोस्ट फेमस सिटी ऑफ चाइना इज शंघाई। शंघाई में हमें हेडक्वार्टर भी देखने मिलता है NDB बैंक का। NDB बैंक जो कि ब्रिक्स का बैंक है ना? सो बस इतनी ही चीजें आपको चाइना के रिगार्डिंग याद रखनी है। क्या बातचीत अभी चल रही है, अगर कुछ और आउटपुट निकल करके आता है, सो वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू एन अपॉइंटमेंट। हुआ क्या है, इनका नाम है जस्टिस मनमोहन जी। जस्टिस मनमोहन जी, ये अभी तक काम कर रहे थे एज चीफ जस्टिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, राइट? दिल्ली हाई कोर्ट में ये अभी तक एज अ चीफ जस्टिस काम कर रहे थे। अब इन्हें क्या किया गया है, एज अ जज अपॉइंट कर दिया गया है इन सुप्रीम कोर्ट।
एज अ जज इन सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो अब इन्हें अपॉइंट कर दिया गया है, तो डेफिनेटली ये जो चीफ जस्टिस वाली पोस्ट है दिल्ली की, वो तो खाली हो गई होगी। यहाँ पर किसे फिर अपॉइंट किया गया? तो यहाँ पर अब अपॉइंट कर दिया गया है जस्टिस विभू विभू बाखरू को। बाखरू को इन्हें अपॉइंट कर दिया गया है एज चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। एंड जस्टिस मनमोहन जो अभी तक एज अ चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट काम कर रहे थे, इन्हें शिफ्ट कर दिया गया है और जज के तौर पे अपॉइंट कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में। तो कैसे अपॉइंटमेंट ये किए जाते हैं? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 124 का क्लॉज नंबर 2 ये कहता है कि प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट अ जज। ठीक है, ये अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। तो इन्हें भी किसने अपॉइंट किया है? जस्टिस मनमोहन को। इन्हें भी हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने अपॉइंट किया है। तो कुल मिलाकर के अब सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या हो चुकी है 33। आपको पता भी होगा कि मैक्सिमम जज कितने प्रेजेंट रह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में? 33 रह सकते हैं। अभी तक ये पोस्ट केवल 32 ही थी, एक सीट खाली चल रही थी। लेकिन जैसे ही जस्टिस मनमोहन को अपॉइंट कर दिया गया, अब वापस से ये संख्या 33 हो चुकी है। +1 का रेशियो होता है। +1 कौन होते हैं? हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आपने अभी रिसेंटली न्यूज में देखा होगा, मैंने भी इस पे वीडियोस ऑलरेडी बनाई हुई हैं कि 51st नंबर के सीजेआई के तौर पे किन्हें चुना गया है, किन्हें अपॉइंट किया गया है? उनका नाम है संजीव खन्ना जी, है ना? तो सुप्रीम कोर्ट में यही रेशियो होता है, 33+1 का। 33 जजेस होते हैं, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। तो अगर 51 ये थे तो इनसे पहले भी तो कोई रहा होगा। तो 50th नंबर के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, वो थे DY चंद्रचूड़ जी, जिनका अब रिटायरमेंट हो चुका है। ओके, नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू लद्दाख। मैप में आपको यहाँ नजर आ रहा है, हियर इट इज लद्दाख। लद्दाख में हुआ क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने 95% गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन डिक्लेयर कर दिया गया है। रिजर्वेशन देने की बात कही है सेंट्रल गवर्नमेंट ने फॉर द लोकल्स ऑफ लद्दाख। मतलब जो भी लद्दाख में रहने वाले लोग हैं, उन्हें सरकारी नौकरी में 95% का रिजर्वेशन दिया जाएगा, ऐसी बात कही गई है। इतना ही नहीं, वन थर्ड वन थर्ड रिजर्वेशन विमेंस के लिए भी दिया जाएगा। 1/3 रिजर्वेशन विमेंस के लिए दिया जाएगा, यानी कि 33% रिजर्वेशन फीमेल्स के लिए होगा यहाँ पर। ओके, इसी के साथ दो लैंग्वेजेस, उर्दू और भूरती, इन दोनों लैंग्वेजेस को ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ लद्दाख के रूप में भी डिक्लेयर किया जाएगा। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ लद्दाख के रूप में भी डिक्लेयर किया जाएगा। आप बहुत टाइम से लद्दाख को सुन रहे होंगे। 31 अक्टूबर 2019 में लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया था, है ना? जिसके बाद आर्टिकल नंबर 370 और आर्टिकल 35A को रिमूव किया गया, उसके कुछ क्लॉजेस को हटाया गया। तब से लगातार लद्दाख स्टेटहुड की डिमांड कर रहा है। तब से लगातार लद्दाख बहुत सारी डिमांड्स हैं जिसको लेकर के चर्चा में कंटिन्यूअसली बना हुआ है। व्हाट यू हैव टू नो अबाउट दिस न्यूज, कि आपको ये जानना है केवल कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है। 95% का रिजर्वेशन लोकल्स के लिए, लद्दाख के लोकल्स के लिए गवर्नमेंट जॉब्स में इंश्योर किया है। साथ ही 1/3 रिजर्वेशन विमेंस के लिए भी इंश्योर कर दिया है। दो लैंग्वेजेस उर्दू एंड भोती, इन्हें ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाएगा लद्दाख में। 31 अक्टूबर 2019 को एज ए यूनियन टेरिटरी से डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, लद्दाख की कैपिटल है लेह। लद्दाख की कैपिटल है लेह। एक्चुअली यहाँ पर पहले केवल दो डिस्ट्रिक्ट्स हुआ करते थे, लेह और कारगिल। पर अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि 5 और डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ दिया गया है। तो अब अगर प्रेजेंटली देखा जाए तो टोटल लद्दाख में हो चुके हैं 7 डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, क्या क्या लद्दाख की डिमांड रही है? पिछले 5 सालों से लद्दाख लगातार कुछ कुछ चीजों को डिमांड में लिया हुआ है।
4 मेजर डिमांड्स है लद्दाख की। क्या है? स्टेटहुड फॉर लद्दाख, कि लद्दाख को स्टेट का दर्जा दिया जाना चाहिए। लद्दाख को 6th शेड्यूल में शामिल किया जाना चाहिए ताकि यहाँ के कल्चर, यहाँ के एनवायरनमेंट को हम प्रिजर्व कर सके। एज वी ऑल नो कि लद्दाख बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट रीजन है, तो उसे प्रिजर्व करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। ऑल्सो लद्दाख को ट्राइबल स्टेटस देना चाहिए, जॉब में रिजर्वेशन देना चाहिए, जो अब सरकार तो कर ही रही है फाइनली इसको। और पार्लियामेंट्री सीट अलोकेट करने चाहिए लेह और कारगिल के लिए लद्दाख से। यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे द फेमस पर्सनालिटी सोनम वांगचुक जी। इन्होंने काफी ज्यादा प्रोटेस्ट किया है एज एलजी के तौर पे, ल्यूटियंट गवर्नर के तौर पे, क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी है ना, तो ल्यूटियंट गवर्नर के तौर पे यहाँ पर काम कर रहे हैं मनोज सिन्हा जी। तो ये सारी बातें लद्दाख से जुड़ी हुई है विच यू हैव टू नो। यहाँ पे ये हैं मनोज सिन्हा जी, जो यहाँ पे एलजी के तौर पे काम कर रहे हैं। ये सारी अनाउंसमेंट किसने की है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने ये सारी अनाउंसमेंट की हुई है। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू अ डे। डे कह लीजिए या कह लीजिए ट्रिब्यूट दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, क्योंकि इनकी क्या थी? बर्थ एनिवर्सरी थी। और इन्हें ट्रिब्यूट किसने दिया है? हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहे होंगी, द्रौपदी मुर्मू जी ने ट्रिब्यूट दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। इनकी बर्थ एनिवर्सरी कब होती है? इनका जन्म हुआ था 3rd ऑफ दिसंबर 1884 में। वो भी कहाँ पर? बिहार में, है ना, बिहार में। तो इनकी अभी हाल ही में बर्थ एनिवर्सरी थी, हमारे प्रेसिडेंट ने इन्हें ट्रिब्यूट पे किया है। ठीक है, तो व्हाट इज स्पेशल अबाउट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो आप सभी को पता होगा, हमारे भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने काम किया हुआ है। ऑल्सो सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट की कैटेगरी में भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम आता है, जिन्होंने 12 सालों तक एज अ राष्ट्रपति राष्ट्रपति काम किया हुआ है। ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट अब तक का टेन्योर रहा है राजेंद्र प्रसाद जी का। ठीक है, इनके नाम पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट किताबें हैं, एक आधी जान लीजिए, क्या पता एग्जाम में अगर आ जाए तो। पहली तो है डिवीजन ऑफ डिवीजन ऑफ इंडिया के नाम से, डिवीजन ऑफ इंडिया के नाम से, और दूसरी है बापू के कदमों में, बापू के कदमों में। ठीक है, तो ये दो मेजर जो फेमस किताबें हैं वो मैंने बता दी है। बाकी इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हुई हैं, टोटल 8 या 9 किताबें हैं जो इन्होंने लिखी है। आपको क्या याद रखना है? फर्स्ट प्रेसिडेंट थे ये हमारे देश के, और सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट के तौर पे इन्होंने काम किया हुआ है। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू एक अभियान के बारे में है। तो इस अभियान का नाम है सुगम्य भारत अभियान। ठीक है, हुआ क्या है, इसके 9 साल पूरे हो चुके हैं। 9 साल पूरे हो चुके हैं, तो इसे लॉन्च कब किया गया था? इसे लॉन्च किया गया था 3rd ऑफ दिसंबर 2015 में, 2015 में, बाय आर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, है ना। नरेंद्र मोदी जी ने इस अभियान को लॉन्च किया था, इस कैंपेन को लॉन्च किया था, सुगम्य भारत अभियान, जिसके अब 9 साल पूरे हो चुके हैं 2024 में। ठीक है, तो इस कैंपेन का एम क्या था? क्योंकि कोई भी कैंपेन, कोई भी स्कीम अगर लॉन्च की जाती है तो डेफिनेटली उसका कोई ना कोई एम होता है। इसका एकमात्र एम यही था कि हम क्या कर सके, फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सके, फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सके दिव्यांगजन फॉर दिव्यांग जन्स। ठीक है, जिन्हें हम पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज में रखते हैं, उनके लिए हम एक फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके, सो दैट उनको भी इक्वल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आने का मौका मिले, किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन इनके साथ नहीं किया जाए। ये जो कैंपेन था, ये ओवरऑल इसी से रिलेटेड था। 3rd ऑफ दिसंबर को मैंने आप सभी को बताया था कि इस दिन एक दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सनालिटी विद डिसेबिलिटीज, है ना, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, सॉरी।
पर्सन्स विथ डिसएबिलिटीज, ये दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। तो जब ये स्कीम लॉन्च की गई थी ना, नरेंद्र मोदी जी ने इस स्कीम को लॉन्च किया था, इसी दिन पे इस स्कीम को लॉन्च किया था। ये डेडिकेटेड है दिव्यांग जन्स को। ठीक है, ओके। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू अगेन अ डे विच इज नेवी डे। नेवी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 4 दिसंबर को। ये बात है 1971 की, जब हमारी इंडियन नेवी ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, जिस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन ट्राइडेंट। और इस ऑपरेशन के अंडर में हमारी नेवी ने पाकिस्तान के कराची पोर्ट को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया था, यानी कि डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। ये बात है 4 दिसंबर 1971 की। इसी दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं नेवी डे के फॉर्म में, टू गिव ऑनर टू आवर इंडियन नेवी। हमारे इंडियन नेवी की स्ट्रेंथ, ताकत, ब्रेवरी को ऑनर देने के लिए हम ये दिवस सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, ओके। तो इस बार इसकी थीम क्या रखी गई? क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ थीम रखी जाती है। 2024 की थीम है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ एंड पावर थ्रू, strength and power through innovation, innovation and indigenization, indigenization। आपको indigenization वर्ड याद रखना है, क्योंकि हमें आत्मनिर्भर बनना है हर एक डिफेंस के सेक्टर में। उसी को डेडिकेट करते हुए इस बार की थीम रखी गई है। इस बार का आयोजन कहाँ पर किया गया? इस बार का आयोजन किया गया पुरी, उड़ीसा में। ठीक है, यहाँ पर हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को एज अ गेस्ट इनवाइट किया गया था। ऑल्सो नेवी का मोटो क्या है? मोटो है शम नो वरुण, मतलब लॉर्ड ऑफ वाटर, जिन्हें हम वरुण देवता कहते हैं, उनकी कृपा हम सभी पर बनी रहे। हेडक्वार्टर कहाँ पर प्रेजेंट है हमारी नेवी का? तो हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। और एट प्रेजेंट एज अ नेवल चीफ जो काम कर रहे हैं, उनका नाम है दिनेश त्रिपाठी जी, दिनेश त्रिपाठी जी। तो इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू अ मिशन, जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है, जिसका नाम है प्रोबा 3, प्रोबा 3 सैटेलाइट। तो ये क्या करने वाला है? ये स्टडी करने वाला है अबाउट, स्टडी करने वाला है सन के सबसे आउटर मोस्ट लेयर की, जिसे हम जानते हैं कोरोना के नाम से। ये कोरोना कोविड वाला नहीं है, ठीक है। ये कोरोना जो है ना, ये सन के आउटर मोस्ट लेयर को कहते हैं हम लोग। आउटर मोस्ट लेयर को हम लोग कोरोना के नाम से जानते हैं। तो जब इसे लॉन्च किया जाएगा, ये सोलर कोरोना की स्टडी करेगा। ठीक है, और क्या खास बात है इसकी? ये पूरी दुनिया का सबसे पहला प्रिसीजन फॉर्मेशन, प्रिसीजन फॉर्मेशन फ्लाइंग मिशन है। ठीक है, और साथ ही इसमें 2 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च किए जाने वाले हैं। कौन-कौन से? पहला तो होने वाला है कोरोना ग्राफ, कोरोना ग्राफ स्पेस क्राफ्ट, एंड द सेकंड वन इज ओक्युल्टर, ओक्युल्टर स्पेसक्राफ्ट। ये 2 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च किए जाने वाले हैं विद दिस प्रोबा 3 सैटेलाइट। और हाँ, एक खास बात तो मैं भूल ही गई, इसे लॉन्च हमारा प्यारा इसरो ही कर रहा है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो, इसरो ही लॉन्च करने वाला है। ये मिशन भले यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, पर इसे लॉन्च करेगा इसरो। ठीक है, ISRO will launch this Proba 3 satellite. So you have to know all these key points कि ये किसकी स्टडी करने वाला है? कोरोना की, विच इज सन्स आउटरमोस्ट लेयर। एंड इसमें 2 सैटेलाइट्स भेजी जा रही हैं, एक तो कोरोना ग्राफ स्पेसक्राफ्ट होगा, दूसरा ऑक्यूल्टर स्पेसक्राफ्ट होगा। और इसे लॉन्च कर रहा है इसरो। तो इसरो का हेडक्वार्टर बता दीजिए जरा। इसरो का हेडक्वार्टर लोकेटेड है बेंगलुरु में, है ना। और एट प्रेजेंट इसके चीफ के तौर पे कौन काम कर रहे हैं, इसके हेड कौन है? वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसरो के हेड
एट प्रेजेंट कौन है। और ये जो स्पोर्ट्स है, ये कहाँ पर होस्ट किया जा रहा था? ये होस्ट किया जा रहा था थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक में। थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक में, यानी कि थाईलैंड इसे होस्ट कर रहा था। यहाँ पर हमारे भारत से बिलोंग करने वाले पवन पवन कंपेली ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है। ठीक है, तो इनका नाम आपको याद रखना होगा। इनका नाम ई स्पोर्ट से जुड़ा हुआ है। कौन सी स्पोर्ट से? ई स्पोर्ट, जो हम लोग ऑनलाइन गेम्स वगैरह नहीं खेलते हैं, उससे जुड़ा हुआ है। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इन्हें हम एक और निक नेम से जानते हैं, विच इज मिस्टर टॉम बॉय। मिस्टर टॉम बॉय, ये इनका निक नेम है। तो हो सकता है अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि मिस्टर टॉम बॉय के नाम से किसे जाना जाता है जिन्होंने ई स्पोर्ट्स में अभी ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो उनका नाम है पवन कंपीली। ओके, कि वो किस खेल से जुड़े हुए हैं। इनका नाम है राज मनचंदा। मनचंदा। हाल ही में क्या हो गई है? इनकी हो गई है डेथ। ये बहुत ही फेमस स्क्वैश प्लेयर थे। स्क्वैश प्लेयर थे, और इनकी अभी हो गई है डेथ। तो क्या आपको याद रखना है इनका निकनेम? इन्हें जाना जाता है ओल्ड फॉक्स के नाम से। ओल्ड फॉक्स के नाम से ये इनका निकनेम है। ठीक है, और इनका नाम कौन से खेल से जुड़ा हुआ है? वो है स्क्वैश। 6 टाइम ये चैंपियन भी रह चुके हैं। 6 टाइम ये चैंपियन भी रह चुके हैं फ्रॉम स्क्वैश, है ना? तो आपको इनका नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है वो, और इनका निकनेम ओल्ड फॉक्स से इनको जाना जाता है। दैट इज इट अबाउट टुडेज करंट अफेयर। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड कीप रिवाइजिंग ऑल दी स्टफ्स। जो जो चीजें हैं उसको आप रिवाइज करते रहिए और मेरे साथ बने रहिए इस जर्नी में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।